एविडेंस एक्ट के तहत आप लोगों को धारा 8 बताई जा रही थी, जिसमें कि हमने आपका धारा 8 में बताने में समय भी लगा। आपका धारा 8 समाप्त नहीं हुई है। सेक्शन 8 में हमने बताया था मोटिव यानी कि हेतु, दूसरा प्रिपरेशन यानी कि तैयारी, और तीसरा आपका घटना के पूर्व का आचरण और घटना के पश्चात का आचरण रेलेवेंट या सुसंगत बनाया गया है। तत्पश्चात आपको 2 एक्सप्लेनेशन दिए गए हैं, जहां से आपका क्वेश्चन बनता है, यानी कि धारा 8 में 2 स्पष्टीकरण दिए गए हैं। तो आइए देखा जाए स्पष्टीकरण नंबर 1 यानी कि एक्सप्लेनेशन 1। स्पष्टीकरण जो 1 है, ये आपका कह सकते हैं धारा 8 के क्षेत्र को या धारा 8 के एरिया को या क्षेत्र को सीमित करता है। पहला क्वेश्चन, यानी कि धारा 8 के क्षेत्र को स्पष्टीकरण 1 सीमित करता है। सामान्यतः स्पष्टीकरण 1 ये बताता है कि जो आचरण शब्द है, यानी कि जो कंडक्ट हम लोग पढ़ रहे हैं, इसमें सामान्यतः या जनरली स्टेटमेंट यानी कि कथन शामिल नहीं है। यानी कि सामान्यतः आचरण में कथन शामिल नहीं है, लेकिन ये अर्थात मैं कल भी पिछले लेक्चर में भी बताया था, आचरण या कंडक्ट के बारे में विधि या ला उदार हैं, जबकि कथन या स्टेटमेंट के बारे में विधि कठोर हैं। देखिए, एक्सप्लेनेशन 1 आपको बताया जा रहा है कि एक्सप्लेनेशन 1 या स्पष्टीकरण 1 आपका धारा 8 के क्षेत्र को सीमित करता है। सामान्य नियम ये बताता है कि आचरण या कंडक्ट में स्टेटमेंट या कथन शामिल नहीं है, लेकिन ये विधि का पूर्ण नियम नहीं है। स्पष्टीकरण 1 ये भी बताता है कि कब आचरण में कथन शामिल माना जाएगा। तो पहले बेयर एक्ट के कई शब्दों को देखा जाए। स्पष्टीकरण 1 बेयर एक्ट में क्या बताया गया है, देखिए अच्छे से इसको। इस धारा में आचरण शब्द के अंतर्गत कथन नहीं आते। यानी कि पहला नियम ये मिला स्पष्टीकरण 1 में कि जो आचरण शब्द हैं उसमें कथन शामिल है कि नहीं। तो सामान्य नियम यही है कि कंडक्ट में स्टेटमेंट शामिल नहीं है। फिर कह रहा है जब तक कि वे अर्थात कब कथन आचरण में शामिल माने जाएंगे, ये भी आगे बेयर एक्ट में बताया गया है। जब तक कि वे कथन उन कथनों से भिन्न कार्यों के साथ साथ और उन्हें स्पष्ट करने वाले न हों। इसका मतलब ये हुआ कि जब तक कि वे कथन उन कथनों से भिन्न
कार्यों के साथ साथ और उन्हें स्पष्ट करने वाले न हों। इसका मतलब ये हुआ कि कार्य के साथ जब कार्य किया जा रहा था उसी के साथ कथन किया गया था, उसी के साथ स्टेटमेंट दिया गया था और ये जो कथन है ये कार्य को क्लियर करते हैं, स्पष्ट करते हैं। किंतु इस अधिनियम की किसी अन्य धारा के अधीन उन कथनों की सुसंगति पर इस स्पष्टीकरण का प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि भले ही आचरण शब्द में कथन शामिल न हो, लेकिन आप अगर किसी अन्य धारा में यानी कि अन्य धारा में ये कथन सुसंगत हैं तो उस धारा में सुसंगत हो सकते हैं, लेकिन धारा 8 में कंडक्ट या आचरण के रूप में सुसंगत नहीं होंगे। देखिए थोड़ा कठिन है ये, थोड़ा सावधानी से पढ़िए, फिर एक बार एक उदाहरण देकर अच्छे समझा जाए। सामान्य नियम ये मिला, देखिए अब फिर एक बार कि कंडक्ट शब्द में कथन शामिल नहीं है, लेकिन कथन आचरण में कब शामिल माने जाएंगे? तो अगर ऐसे कथन कार्य के साथ साथ किए गए हों और ऐसे कथन कार्य को स्पष्ट करते हों या किसी अन्य धारा में यदि वे सुसंगत हैं तो अन्य धारा में सुसंगत हो सकते हैं, लेकिन धारा 8 में कंडक्ट के रूप में नहीं। अब एक अच्छा उदाहरण देखा जाए, आपका कह सकते हैं तब सही रहेगा। इस पर एक अच्छा उदाहरण देखिए और यही उदाहरण आपका पूछा जाता है। देखिए एक उदाहरण अच्छा मैं बता रहा हूँ, एक उदाहरण देखा जाए। मान लीजिए एक व्यक्ति है जो भाग रहा है, यानी कि एक व्यक्ति है जो भाग रहा है। तो भाग रहा है उसका आचरण है भागते समय अपने मुख से बोल भी रहा है, यानी कि भागते समय कथन भी कर रहा है। कथन आपका क्या कर रहा है भाई? कथन ये कर रहा है कि आपका हमें बी ने मारा है, हमें बी ने मारा है। इसका मतलब ये हुआ कि भाग रहा है ये आचरण है और आचरण के साथ ही वह कथन कर रहा है और ये कथन उसके आचरण को स्पष्ट कर रहा है। स्पष्ट का मतलब ये हुआ कि ए क्यों भाग रहा है। ये कथन माने ए के आचरण को क्लियर कर रहा है, इसलिए भाग रहा है। ये कथन करते हुए भाग रहा है कि बी ने हमें मारा था। तो ए का जो यह कथन है भागते हुए कि बी ने हमें मारा था, यह कथन भी धारा 8 में कंडक्ट के रूप में रेलेवेंट होगा। आइए ये आपका पहला उदाहरण हुआ। फिर एक्सप्लेनेशन 2 देखा जाए। स्पष्टीकरण 2 भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन बनता है। स्पष्टीकरण 2 को देखा जाए। स्पष्टी धारा 8 का स्पष्टीकरण 2 या एक्सप्लेनेशन नंबर 2 क्या बताता है? तो धारा 8 का स्पष्टीकरण 2 में कौन सी बातें बताई गई हैं ये देखिए। जब किसी व्यक्ति का आचरण सुसंगत है, इसका मतलब ये हुआ कि किसी व्यक्ति का कंडक्ट सुसंगत है, यानी कि किसी व्यक्ति का आचरण धारा 8 में रेलेवेंट है। तो फिर कहा जा रहा है तब उससे या उसकी उपस्थिति और श्रवण गोचरता में, तब उससे या उसकी उपस्थिति में
उपस्थिति में, और श्रवण गोचरता का मतलब ये हुआ कि उसे सुनाकर किया गया कोई भी कथन, यानी कि उसे सुनाकर किया गया कोई भी कथन जो उस आचरण पर, यानी कि जो उसके कंडक्ट पर, जो उसके आचरण पर प्रभाव डालता हो, इफेक्ट डालता हो, वह कथन भी आचरण में सुसंगत माना जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो व्यक्ति कंडक्ट दिखा रहा है उसका कथन स्पष्टीकरण 2 में नहीं आता, उसका कथन तो स्पष्टीकरण 1 में आता है। एक्सप्लेनेशन नंबर 2 में उस व्यक्ति का कथन आता है जो भिन्न व्यक्ति हैं और आचरण दर्शाने वाले व्यक्ति को सुनाकर और उसकी उपस्थिति में कुछ कहता है, और जो भिन्न व्यक्ति का कथन है ऐसे व्यक्ति के आचरण पर इफेक्ट डालता है। सबसे अच्छा उदाहरण ये देखिए, बी एक व्यक्ति है, ये भाग रहा है। देखिए, बी एक व्यक्ति है, ये भाग रहा है, ये उसका आचरण हो गया। उसी समय भागते समय चिल्लाता है कि हे बी, तुम और तेज भागो, भीड़ तुम्हारी पीछा कर रही है। तो ए का यह कथन, यानी कि थर्ड पर्सन का यह कथन कि हे बी, तुम और तेज भागो, भीड़ तुम्हारा पीछा कर रही है, तो जो ए का कथन है थर्ड पर्सन का, ये बी की उपस्थिति में किया जा रहा है, बी को सुनाकर किया जा रहा है और बी के कंडक्ट पर प्रभाव डाल रहा है। इसलिए प्रभाव डाल रहा है कि बी और तेजी से भागे। अतः ए का ये कथन जो है यह धारा 8 के स्पष्टीकरण 2 में आचरण के रूप में रेलेवेंट होगा, सुसंगत होगा। इसी प्रकार इसी उदाहरण में सी कह रहा है कि बी, दाहिने मुड़कर भागो, क्योंकि दाहिने आसानी से भाग सकोगे। तो सी का यह कथन कि दाहिने मुड़कर भागो, ये भी स्पष्टीकरण 2 में रेलेवेंट माना जाएगा। इस प्रकार आपका 2 स्पष्टीकरण बताए गए, और 2 स्पष्टीकरण में आपको कह सकते हैं कि 2 आपका उदाहरण बताए गए। अब आइए, अभी आपका समाप्त नहीं हुई धारा 8। अब जो सबसे महत्वपूर्ण बात है ये भी पूछा जाता है कि आपका परिवाद और कथन, ध्यान में रखिएगा, ये तो लगभग हर एक कंपटीशन में पूछा जाता है। यहाँ जो हम परिवाद बता रहे हैं ये सीआरपीसी वाला परिवाद नहीं है, ये परिवाद अलग है। ये परिवाद का मतलब शिकायत करना या अपनी बात रखना। तो पहला नियम ये देखना है कि अगर कथन परिवाद में आ जाता है तो वह कथन धारा 8 में सुसंगत होगा। अगर कथन परिवाद में आता है तो वह कथन धारा 8 में सुसंगत होगा, और अगर कथन परिवाद में नहीं आता तो धारा 8 में सुसंगत नहीं होगा। तो भले ही ऐसा कथन एविडेंस की धारा 32(1) में सुसंगत हो जाए, या भले ही ऐसा कथन एविडेंस की धारा 157 में चला जाए संपुष्टि में, लेकिन 8 में सुसंगत नहीं होगा। अब समस्या ये आई, यही आपका टेक्निकल प्रश्न है कि ये आई कि कब कंप्लेंट, कब परिवाद कहा जाएगा और कब किसी कथन, किसी का को कथन कहा जाएगा।
यानी कि कब कोई व्यक्ति मुख से बोलता है तो कब वह परिवाद में आएगा और कब वह स्टेटमेंट या कथन में आएगा, इसको अच्छे से तैयार रखिएगा। ध्यान से समझिए। अगर कोई व्यक्ति बिना कुछ पूछे ही घटना के बारे में बताने लगे तो उसे परिवाद कहा जाएगा और धारा 8 में ऐसा परिवाद आचरण के रूप में सुसंगत होगा। और जब उससे पूछा जाए कि तुम्हारे साथ क्या हुआ और फिर वह अपनी कहानी बताने लगे या घटना के बारे में बताने लगे तो वह परिवाद नहीं माना जाएगा, वह कथन माना जाएगा और धारा 8 में आचरण के रूप में रेलेवेंट नहीं होगा। इस पर एक दो उदाहरण थोड़ा समझने का प्रयास करिए ताकि और क्लियर हो। मान लीजिए एक महिला है जिसके साथ दुराचार किया गया है, रेप किया गया है और बिना कुछ पूछे ये अपने घर आती हैं, अपने पिता से बताती हैं कि हमारे साथ ये घटना घटित हुई है। तो जो ये महिला हैं बिना किसी के पूछे ही कह सकते हैं कि घटना के बारे में पिता या माता या किसी को बताती हैं तो ये शुद्ध रूप से परिवाद माना जाएगा और ऐसी दशा में यह जो उसका पिता से कहना है धारा 8 में आचरण के रूप में सुसंगत होगा। कथन आइए देखा जाए इसी उदाहरण में। एक महिला है, उसके साथ दुराचार किया गया है, घर आती हैं, माता पिता पूछते हैं कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है, तब वह घटना के बारे में नेट की समस्या है क्या? नेट चला जा रहा है जब बारिश के कारण क्या। फिर एक बार देखिए, एक महिला है जिसके साथ दुराचार किया गया है। फिर आपका कह सकते हैं कि आपका ये अपने घर आती हैं और घर आकर जब पिता या माता या कोई अन्य व्यक्ति पूछता है कि तुम्हारे साथ क्या हुआ, तब ये घटना के बारे में बताती हैं। तो ऐसी दशा में एक की जो बातें हैं वह परिवाद नहीं मानी जाएगी, तो माना क्या जाएगा? कथन। तो कथन हो गया तो धारा 8 में आचरण के रूप में रेलेवेंट नहीं होगा। हाँ, 32(1) में जा सकता है मामला या धारा 157 में। आइए उदाहरण आपका और बताया जाएगा। अब एक केस देखना है, तब इलस्ट्रेशन। परिवाद और कथन में अंतर बताया गया आर बनाम ओसबर्न के केस में। याद रखिए, आर वर्सेज केस याद रखिएगा, आर वर्सेज ओसबर्न, आर वर्सेज ओसबर्न के केस में, ओसबर्न के केस में परिवाद और कथन में अंतर बताया गया और परिवाद और कथन में क्या अंतर है मैं भी आपको बताया हूँ। फिर एक बार लास्ट में इसको बता दिया जाए। अगर बिना पूछे घटना के बारे में बताया जाए तो वह परिवाद होगा और धारा 8 में आचरण के रूप में सुसंगत होगा। अगर कोई पूछता है तब घटना के बारे में बताया जाए तो वह परिवाद न होकर कथन होगा और धारा 8 में आचरण के रूप में
रेलेवेंट नहीं होगा। तो जाएगा कहाँ? तो 32 में या 157 में। ये खूब क्वेश्चन बनता है। अभी इलस्ट्रेशन में भी ये बातें आपको बताई जाएंगी। इस प्रकार धारा 8 का भी बेयरेक्ट समाप्त हुआ। धारा 8 में जो इलस्ट्रेशन या दृष्टांत दिए गए हैं उनमें से भी खूब क्वेश्चन बनता है, बहुत ज़्यादा। तो एक एक इलस्ट्रेशन को आपका देखा जाए। जहाँ तक एक एक इलस्ट्रेशन की बात है, देखिए एक एक जो आपका दृष्टांत हैं उन दृष्टांतों को देखा जाए। धारा 8 में पहला दृष्टांत हम बता रहे हैं। देखिए, ख की हत्या करने के लिए क का ट्रायल किया जाता है, यानी कि ए का विचारण किया जाता है। ए का विचारण किया जाता है। किसके लिए विचारण या ट्रायल किया जाता है? किसने बी की यानी कि ख का मर्डर किया है, बी की हत्या की है। अगला शब्द देखिए, ये तथ्य कि क ने ग की हत्या की, ख जानता था कि क ने ग की हत्या की थी और कि ख ने अपनी इस जानकारी को लोक विदित करने की धमकी देकर क से धन उद्यापित करने का प्रयत्न किया था, सुसंगत है। इसका मतलब ये हुआ कि बी इस बात को जानता था कि ए ने सी की भी हत्या की है और बी ने ए को धमकी दी कि अगर तुम कुछ पैसा हमें नहीं दोगे तो जो तुम सी की हत्या किए हो उस बात को मैं समाज में उजागर कर दूंगा। ऐसी दशा में कह सकते हैं कि ये दिखाया जा सकता है कि हजूर ए का हेतु था, मोटिव था। यह मोटिव क्या था बी की हत्या करने का? कि ए को बार बार यह बात कचोट रही थी, यह बात उत्प्रेरित कर रही थी कि कहीं भी हमारी जानकारी को या हमारे द्वारा किए गए अपराध को समाज में उजागर न कर दे। अतः बी न बी रहेगा और न समाज में उजागर करेगा, अर्थात न बांस रहेगी और न बांसुरी बजेगी। अतः बी को रास्ते से हटा ही दिया जाए। तो ये जो उदाहरण है ये मोटिव का रहा, हेतु का रहा। अगला उदाहरण जो पूछा जाता है, उदाहरण नंबर सी फिर पूछा जाता है। उदाहरण नंबर सी 20 वाला उदाहरण है। देखिए उदाहरण नंबर सी क्या कहता है, विष द्वारा ख की हत्या करने के लिए क का विचारण किया जाता है। यानी कि ए पर आरोप है कि इसने बी की हत्या की और हत्या जो की वह विष देकर यानी कि जहर देकर की है। ऐसी दशा में आपका यह तथ्य सुसंगत है कि ख की मृत्यु के पूर्व क ने ख को दिए गए विष के जैसा विष उपाप्त किया था। उपाप्त यानी कि प्राप्त किया था। यानी कि यह साक्ष्य में दिखाया जाता है कि हजूर ए ने वैसा ही विष जैसा बी को दिया गया था जाकर मार्केट से खरीदा था और वही विष बी को दे दिया। ये जो आपका होगा प्रिपरेशन या तैयारी में आएगा। यानी कि जो मैं ये उदाहरण बताया ये प्रिपरेशन में आएगा। यानी कि ए ने बी की विष द्वारा हत्या करने के लिए तैयारी कर रखी थी। और तैयारी क्या की थी कि ए मने
विष मार्केट से खरीद कर लाया था और वहीं विष किसको दे दिया? बी को। सी के बाद आइए जो पूछा जाता है, कह सकते हैं कि सी के बाद जो आपका पूछा जाता है दृष्टांत नंबर डी। दृष्टांत नंबर डी भी तैयारी से ही संबंधित है। वकील साहब से देखिए क्या है दृष्टांत नंबर डी। देखिए प्रश्न यह है कि क्या अमुक दस्तावेज क की विल है, यानी कि विवाद ये उत्पन्न हो गया है कि क्या ये जो डॉक्यूमेंट है या क्या ये दस्तावेज जो है एक ही विल का मतलब ये हुआ, एक क्या विल का मतलब ये हुआ कि क्या ये दस्तावेज ये द्वारा लिखी गई वसीयत है। ये आपका न्यायालय में इस बात को लेकर विवाद उत्पन्न हो गया है। यह तथ्य सुसंगत है कि अभिकथित बिल की तारीख के थोड़े दिन पहले कौन ने उन विषयों की जांच की जिसमें अभिकथित बिल के उपबंधों का संबंध है कि उसने वह बिल करने के बारे में वकीलों से परामर्श किया और उसने अन्य बिलों के प्रारूप बनवाए जिन्हें उसने पसंद नहीं किया। इसका मतलब ये हुआ कि कई वकीलों से ए ने वसीयत के लिए संपर्क किया, कई मॉडल भी देखा, जो कुछ मॉडल उसे पसंद नहीं आए तो जो ये मॉडल देखा वकीलों से आपका कह सकते हैं कि संपर्क किया। ये सारी बातें धारा 8 में रेलेवेंट मानी जाएंगी। अगला दृष्टांत देखिए ई भी काफ़ी पूछा जाता है। ई ज़्यादा पूछा गया दृष्टांत नंबर ई, इसको ज़्यादा प्रेफरेंस दीजिएगा पढ़ते समय। दृष्टांत नंबर ई, दृष्टांत नंबर ई देखिए क्या बताता है। क किसी अपराध का अभियुक्त है, यानी कि ए किसी अपराध का अभियुक्त है। यह तथ्य कि अभिकथित अपराध के पूर्व या अपराध करने के समय या पश्चात क ने ऐसे साक्ष्य का प्रबंध किया जिसकी प्रकृति ऐसी थी कि मामले के तथ्य उसके अनुकूल प्रतीत हों, या कि उसने साक्ष्य को नष्ट किया, छुपाया, जो साक्षी हो सकते थे उनको निवारित किया कि आप लोग साक्ष्य न दीजिए, झूठा साक्ष्य तैयार कर लिया, तो ये सभी बातें उसके कंडक्ट से, आचरण से संबंधित हैं। और जो आचरण है इस उदाहरण में पूर्ववर्ती भी हैं, पश्चातवर्ती भी। अगला देखा जाए आपका एफ दृष्टांत क्या कहता है। एफ दृष्टांत भी कई बार पूछा जा चुका है कंपटीशन में, यानी कि ये जो धारा है काफ़ी दृष्टांत यहाँ आपका तैयार रखना है, इसमें अच्छे से तैयार रखना है एक दृष्टांतों को। ये देखिए आपका प्रश्न यह है कि क्या क ने ख को लूटा, यानी कि प्रश्न ये है कि क्या ए ने बी को लूटा, यानी कि लूटा, ये विवाद है। इस विवाद में यह तथ्य कि ख के लूटे जाने के पश्चात ग ने क की उपस्थिति में कहा कि ख को लूटने वाले आदमी को खोजने के लिए पुलिस आ रही है और यह कि उसके तुरंत पश्चात क भाग गया, यानी कि बी को लूटा गया था। अब इसी समय ए खड़ा था किसी जगह पर और सी एक व्यक्ति था। ए को सुनाते हुए ये कहा कि कल जो लूट हुई थी उस लुटेरे को खोजने के लिए पुलिस यहाँ आ रही है। तत्पश्चात जैसे ही यह वाक्य
कि पुलिस आ रही है लुटेरे को खोजने के लिए, ए वहाँ से भाग गया, फरार हो गया, तो ये ए का सब्सिक्वेंट कंडक्ट माना जाएगा, पश्चातवर्ती आचरण माना जाएगा। और धारा 8 में पश्चातवर्ती आचरण के रूप में सुसंगत होगा। देखिए, घटना के बाद अगर अभियुक्त फरार हो जाता है तो एक इंडिकेशन मिलता है, एक अनुमान मिलता है। वह अनुमान ये मिलता है कि हो सकता है कि ए ने अपराध किया हो, यानी कि एक ये इंडिकेशन या अनुमान मिलता है कि हो सकता है कि ए ने अपराध किया हो, तभी तो घटना के बाद वह फरार हो गया है। लेकिन ये भी हो सकता है कि घटना के बाद वह फरार हुआ हो कि पुलिस उसे फर्जी फंसा न दे, या पुलिस उसे कह सकते हैं कि पुलिस उसे परेशान न करे, वो अलग बात है। लेकिन एक अनुमान आपका इंडिकेशन होता है कि हो सकता है कि उसने अपराध किया हो। आगे देखा जाए, अगला ये भी दृष्टांत पूछा जाता है, ये किससे संबंधित है, तो पश्चातवर्ती आचरण से। अगला दृष्टांत देखिए, प्रश्न यह है कि क्या ख के प्रति क 10,000 रुपये का देनदार है, यानी कि क्या क ने ख से 10,000 रुपया उधार लिया था। यह तथ्य कि क ने ग से धन उधार मांगा और घ ने ग से क की उपस्थिति और श्रवण गोचरता में कहा कि मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि तुम क पर भरोसा न करो, क्योंकि वह ख के प्रति 10,000 रुपये का देनदार है, और कि कोई उत्तर दिए बिना वह चला गया। तो देखिए, मान लीजिए ए सी के पास गया पैसा मांगने और कहा कि पैसा दीजिए। उसी समय मान लीजिए कि डी वहाँ उपस्थित था और डी ने ये कहा कि हे सी, तुम ए को पैसा न दो, क्योंकि ए पहले से ही बी का 10,000 रुपया उधार लिया है, अब तक नहीं चुकाया। अगर तुम देते हो तो तुम्हारा पैसा भी ए के पास फंस जाएगा। ऐसी दशा में विवाद ये है कि क्या कह सकते हैं कि बी से ए 10,000 उधार लिया था, तो जो डी ने ये बातें कही थी, यह आपका ए की उपस्थिति में कही थी, तो स्पष्टीकरण 2 के अनुसार कह सकते हैं कि डी का जो कथन है वह आचरण में शामिल माना जाएगा। आइए, अगला दृष्टांत भी पूछा जाता है। प्रश्न ये है कि क्या ए ने अपराध किया, ये प्रश्न है। यह तथ्य कि एक पत्र पाने के उपरांत जिसमें उसे चेतावनी दी गई थी कि अपराधी के लिए जांच की जा रही है, वह फरार हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि कोई अपराध हुआ था। ए को एक लेटर मिलता है कि इस अपराध की जांच पुलिस द्वारा की जा रही है, और जैसे ही ए लेटर पाता है वैसे ही फरार हो जाता है। तो फरार हो जाना ये क्या माना जाएगा, पश्चातवर्ती आचरण माना जाएगा। और ये किस धारा में सुसंगत होगा, धारा 8 में सुसंगत होगा। इसके बाद आपका 2 दृष्टांत जो हैं वह अच्छे से पढ़ने हैं और अच्छे से इसको डील करना है। जो फरार होना तो पूछा ही जाता है। जो लास्ट में हम 2 दृष्टांत बता रहे हैं, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन लगभग हर एक कंपटीशन में यही क्वेश्चन आपका बना है। इन 2 उदाहरणों को आप अच्छे से तैयार रखेंगे, चाहे बिहार का एग्ज़ाम हो, चाहे यूपी का हो, एमपी का हो, कहीं का भी हो,
ये जो दो उदाहरण हैं ये हमेशा बनते रहते हैं। आइए लास्ट के दो उदाहरण देखा जाए, लेकिन उसके पहले आपको कंसेप्ट क्लियर करा दिया जाए, और वह कंसेप्ट है आपका परिवाद और कथन। फिर एक बार हम बता रहे हैं, परिवाद और कथन। तो अगर परिवाद में आ जाएगा मामला तो धारा 8 में आचरण के रूप में सुसंगत बनाइएगा। परिवाद में न दे, कथन केवल दे, तो धारा 8 में वह रेलेवेंट या सुसंगत नहीं होगा। यही बातें अगले दो उदाहरणों में इलस्ट्रेशन में आपको बताई जाएंगी। फिर एक बार बता दिया जाए, परिवाद का मतलब ये हुआ कि बिना घटना के बारे में पूछे स्वतः घटना का वर्णन कर देना, और कथन का मतलब कि जब घटना के बारे में पूछा गया तब घटना का वर्णन करना। वैसे मैं दोनों उदाहरणों को बता चुका हूँ लास्ट के, लेकिन फिर एक बार बेयर एक्ट की भाषा कवर करना है, और बेयर एक्ट की भाषा को कवर करते हुए आपको पढ़ना है। देखिए, प्रश्न यह है कि क्या क के साथ बलात् संग किया गया, यानी कि न्यायालय में क्वेश्चन ये है कि क्या ए के साथ दुराचार किया गया, ये विवाद है। यह तथ्य कि अभिकथित बलात् संग के अल्पकाल पश्चात, यानी कि दुराचार के कुछ समय बाद, अल्पकाल पश्चात माने कुछ समय बाद, उसने अपराध के बारे में परिवाद किया। पॉइंट पकड़ लीजिएगा, उसने अपराध के बारे में परिवाद किया। परिवाद किया मतलब चाहे थाने पर जाकर या पिताजी से, माताजी से, किसी भी से अपनी ये घटना बताई। तो परिवाद किया का मतलब ये हुआ कि धारा 8 में उसका जो कथन था आचरण के रूप में सुसंगत होगा। परिवाद किया, आगे देखा जाए, वे परिस्थितियां जिसके अधीन तथा वे शब्द जिसमें वह परिवाद किया गया था धारा 8 में रेलेवेंट माना जाएगा। यानी कि परिवाद की परिस्थितियां भी सुसंगत हैं, परिवाद में कहे गए कथन भी धारा 8 में सुसंगत हैं। लेकिन फिर इसी उदाहरण में अगला पॉइंट भी है, देखिए, यह तथ्य कि उसने परिवाद किए बिना कहा कि मेरे साथ बलात्संग किया गया है, यानी कि दूसरा आपका परिवाद किए बिना कहा, यानी कि जब कोई पूछा तब बताना शुरू की, तो धारा 8 में रेलेवेंट नहीं होगा। हाँ, आपका अन्य धारा में भरे रेलेवेंट हो जाए तो किस धारा में हो सकता है, अन्य धारा में 32(1) में जा सकता है या 157 एविडेंस, लेकिन 8 में आचरण के रूप में रेलेवेंट नहीं होगा। सेम उदाहरण अगले उदाहरण में दिया गया है, हल्का सा चेंज कर लीजिएगा। बलात्संग का उदाहरण न देकर राबरी या लूट का उदाहरण दिया गया है। सेम, बिना किस परिवाद किया कि हमारे साथ लूट हुआ तो धारा 8 में सुसंगत, बिना परिवाद किए हुए कहा कि हमारे साथ लूट हुआ तो धारा 8 में रेलेवेंट नहीं। तो कहाँ रेलेवेंट हो सकता है, तो 32(1) यानी कि डीडी, यानी कि मृत्युकालिक कथन या कथन की संपुष्टि 157, लेकिन धारा 8 में नहीं। इस प्रकार अब जाकर सेक्शन 8 समाप्त हुआ। 8 से मेंस प्री इंटरव्यू तीनों के लिए अच्छे से क्वेश्चन आप तैयार रखेंगे। अब आइए एविडेंस की धारा 9 चला जाए। जहाँ तक एविडेंस की धारा 9 की बात है, पहले 9 की भाषा
पहले 9 के बारे में कुछ जाना जाए आपका, तब और बताया जाएगा। जहाँ तक सेक्शन 9 की बात है, पहले एरिया इसकी कवर की जाए, तब एक एक शब्दों को तोड़ा जाएगा। धारा 9 में 9 तथ्य सुसंगत बनाए गए हैं। पहली बात, धारा 9 में कितने फैक्ट रिलेवेंट हैं, कितने तथ्यों को हम सेट कर सकते हैं साक्ष्य के रूप में, तो 9 तथ्य। दूसरी बात पूछ सकता है, सबसे अधिक तथ्य किस धारा में सुसंगत बनाए गए हैं, तो जो सबसे अधिक तथ्य हैं वह धारा 9 में ही। नया क्वेश्चन बन सकता है ये, सबसे अधिक तथ्य किस धारा में सुसंगत है, तो धारा 9 में ही सुसंगत है। अगला जो क्वेश्चन बनता है, जो आदमी पकड़ नहीं पाता, धारा 9 का दृष्टांत, लास्ट दृष्टांत, इसको अच्छे से देखना है। यानी कि धारा 9 का अंतिम उदाहरण को अच्छे से देखना है। इसके बाद आइए, धारा 9 में जो बिहार सिविल जज के इंटरव्यू में पूछा गया था, डॉक्ट्रिन ऑफ अम्ब्रेला। डॉक्ट्रिन ऑफ अम्ब्रेला का मतलब ये हुआ छाता का सिद्धांत या छतरी का सिद्धांत। छाता का सिद्धांत या छतरी का सिद्धांत या अम्ब्रेला का सिद्धांत किस धारा में समाहित है, तो धारा 9। फिर पूछा गया था, आइडेंटिटी या अनन्यता या पहचान या शिनाख्त या अनन्यता या पहचान किस धारा में सुसंगत है। शिनाख्त की कार्रवाई तो धारा 9 में ही सुसंगत है। और भी बातें हैं, लेकिन आपका पहला देखिए, धारा 9 तथ्य इसमें आपका रिलेवेंट होंगे। सबसे अधिक तथ्य इसी धारा में सुसंगत हैं। यानी कि धारा 9 का अंतिम दृष्टांत अति महत्वपूर्ण है, जो बार बार इस समय अटैक कर रहा है बलवा के बारे में, वो आपको पढ़ना है। शिनाख्त की कार्रवाई भी, आइडेंटिफिकेशन की कार्रवाई भी, पहचान परेड कैसे होता है, कैसे कराया जाता है, ये भी आपको पढ़ना है। जैसे आप लोग देखे होंगे कि ज़्यादातर अभियुक्त जो पेश किए जाते हैं न्यायालय में, उनका मुख ढक के किया जाता है। वैसे आपका महामारी ने वैसे भी लोगों का मुख ढकना शुरू कर दिया है, लेकिन अभियुक्तों का मुख ढक के पेश किया जाता है न्यायालय में, वह बताया जाएगा। और छाता या डॉक्ट्रिन ऑफ अम्ब्रेला, तो पहले हम डॉक्ट्रिन ऑफ अम्ब्रेला देखते हैं और तब अन्य बातें छोटी छोटी बताई जाएंगी। देखिए, डिटेल में पढ़िए, अब शॉर्टकट का ज़माना गया। जब तक कि एक छोटी छोटी बातें आप नहीं जानेंगे, कंपटीशन निकालना मुश्किल है। तो एक छोटी छोटी जो बातें बताई जा रही हैं प्री मेंस इंटरव्यू के लिए, अच्छे से बार बार उसको समझिए। न समझ में आए तो ऐसी दशा में आप फ़ोन करके पूछिए। आइए, डॉक्ट्रिन ऑफ अम्ब्रेला या छाता का सिद्धांत देखा जाए। छाता या छतरी भी कहते हैं लोग, छाता या अम्ब्रेला। देखिए, अम्ब्रेला करता क्या है, पहले तो सामान्य देखा जाए। लेकिन अम्ब्रेला का सिद्धांत की धारा में समाहित है, तो एविडेंस की धारा 9। कम से कम इतना तो याद ही रहना चाहिए, एविडेंस की धारा 9। देखिए, छाता आपका बरसात से भी बचाता है,
धूप से भी बचाता है, यानी कि बरसात से भी बचाता है, धूप से भी बचाता है। ये छाता तो ऐसी दशा में जैसे माता पिता हैं उनको भी छाता ही कहा जाता है। माता पिता अपने बच्चों को हर एक समस्या से उबारते हैं, इसीलिए माता पिता को भी छाता ही कहा जाता है। बच्चों के लिए वह अम्ब्रेला का काम करते हैं, छाता का काम करते हैं। जिसके माता पिता नहीं हैं उनसे जाकर पूछिए, न तो कोई सलाह देने वाला, न ही छाता का काम करने वाला है। दूसरा जो है डाकिना छतरी का सिद्धांत या छाता का सिद्धांत। तो पृथ्वी के लिए पृथ्वी की छतरी क्या है, ये जीएस में पूछा जाता है। तो पृथ्वी की छतरी पूछे तो ओजोन परत मारिएगा। जो ओजोन परत है ये डाकिनाप अम्ब्रेला का काम करती है। इसी प्रकार पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 है, यानी कि इन्वायरमेंट जो है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 बनी है, ये भी डाकिनाप अम्ब्रेला। फिर आपका बिहार ने बनाया कि लोक सेवकों के लिए डाकिनाप अम्ब्रेला या छतरी का सिद्धांत, छाता का सिद्धांत कहाँ दिया गया है, लोक सेवकों को प्रोटेक्शन या संरक्षण कहाँ दिया गया है। तो संविधान के अनुच्छेद 311 में, यानी कि संविधान के अनुच्छेद 311 लोक सेवकों को संरक्षण प्रदान करती है। फिर मूल अधिकारों के लिए छाता का सिद्धांत तो आपका अनुच्छेद 32 में भी है, 226 में भी है और छाता 13 में भी है, यानी कि 13 में छाता बंद है। और जैसे ही मूल अधिकारों पर राज्य अटैक करे सुप्रीम कोर्ट छाता खोल देता है 32 के तहत और हाई कोर्ट खोलता है 226 के तहत। धन्यवाद।